ऑडिटर का संपूर्ण पेपर का डिस्कस हमने किया है। जो पेपर 29/8/2021 के डेट में कंडक्ट हुआ था, उसका संपूर्ण पेपर का डिस्कशन हमने किया है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं। इस सेट में 150 क्वेश्चन होगा, जिसका डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर वीडियो लंबा बनता है तो ये 2 या 3 या 4 सेट में भी उपलब्ध करा दें। शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाता है, और शारीरिक वृद्धि में B2 को कभी कभी केमिकल नेम भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है। और इसके कमी के कारण क्या होता है कि कमी के कारण वृद्धि में रुकावट आता है, और ख़राब त्वचा और त्वचा से संबंधित जो समस्या है वो आना शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः अंडे, मांस, लीन मीट देखिए, लिखने में दिक्कत हो तो आप सुन के इसे ध्यान में रखें। कम वसा वाला दूध और हरी सब्जियां खास के शतावरी सब्जियां में, और ब्रोकली और पालक इत्यादि में ये सब पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि विलियम गिलबर्ट को किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो इन्हें इलेक्ट्रोस्कोप के आविष्कार के लिए जाना जाता है, और यह एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। ब्रिटिश चिकित्सक लगभग 1600 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, और पहला इलेक्ट्रोस्कोप एक कीथ सुई था, जिसे वर्ष है कि अमरकंटक नदी प्रणाली किस प्रकार की जल निकासी का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है त्रिज्याकार का। ठीक है, उदाहरण है त्रिज्याकार का। अमरकंटक के बारे में जान लीजिए कि अमरकंटक नदी प्रणाली एक त्रिज्याकार प्रकार की जल निकासी है। जब नदियां एक पहाड़ी से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहना तो शुरू करती है, तो इसे त्रिज्याकार प्रकार की जल निकासी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं आगे 4 पे। निम्नलिखित में किस राज्य की मध्य प्रदेश के सीमा साझा नहीं करता? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। इन ऑप्शनों में आपको पहचानना है। तो इन ऑप्शनों में आपको बिहार का जो है वो सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता। और जैसा कि आप मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, और यह क्षेत्र जो है लगभग 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और भोपाल इसकी राजधानी है। पहले ही बता, इसके सबसे बड़े शहर जो है इंदौर का नाम आता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या जो है लगभग 7 करोड़ से अधिक है। 7 करोड़ से अधिक है। ठीक है, तो ये सब ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है, शरीर में आयरन महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। तो शरीर में आयरन जो है विभिन्न प्रकार के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने में हमें मदद करती है। ठीक है,
आयरन जो है हेमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 6 पर। 6 कह रहा है कि तोंगगुप दर्रा भारत को डैश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है। तो ये दर्रा जो है म्यांमार को जोड़ती है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 6 पर। देखिए, आप क्वेश्चन जब यहाँ बोला जा रहा है तो आप अगर आपको लगता है कि अगर ये आंसर हमें पता है तो उसके हिसाब से आप अपने पेपर पे इसे लिख सकते हैं या सही कर सकते हैं, और लास्ट में काउंट कर लेना कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग संख्या 1 जो है वो जोड़ता है, जलमार्ग है, तो ये जोड़ता है इलाहाबाद को, जो कि अब इलाहाबाद को हल्दिया से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, तो इस इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद यूपी में है, और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 7 पे। गुप्त काल के दौरान वन भूमि को डैश के रूप में जाना जाता था। तो गुप्त काल में वन भूमि को अपहृत के रूप में जाना जाता था, और खिल भूमि को असिंचित भूमि के रूप में जाना जाता था। और क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि हुआ करता था, और अपहृत जो है वन भूमि के लिए जाना जाता था। गोपत सराह को चारागाह भूमि के लिए जाना जाता था, और बस्ती भूमि रहने योग्य थी। बस्ती जो है रहने योग्य भूमि को बस्ती कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 6 नंबर पे। सोमालिया के भारतीय राजदूत कौन बने? तो ये बने हैं वीरेंद्र कुमार पॉल। ठीक है, जो 1991 बैच के IFS ऑफिसर हैं। ठीक है, और वीरेंद्र कुमार पॉल केन्या के भारत के उच्चायुक्त थे। केन्या इससे पीछे केन्या के उच्चायुक्त थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए जानकारी द्वारा नष्ट किया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन BPSC में प्रीवियस ईयर में बहुत बार आप पूछ चुका है, और भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी 5वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने की थी इसका निर्माण। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और विश्वविद्यालय 800 से अधिक वर्षों के लिए ज्ञान का एक केंद्र था एवं बौद्धिक हलचल का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह पूरी तरह आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इसमें 2000 शिक्षक 2K लिख देते हैं और 10K स्टूडेंट थे। ठीक है, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए आप इससे संबंधित हिस्ट्री में देख सकते हैं। चलिए, एक इम्पोर्टेंट केस आ गया
कि केशवानंद भारती, एक मिनट, केशवानंद भारती मामले की जांच कितने न्यायाधीश के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 13 न्यायाधीश के द्वारा। बहुत बड़ा केस था ये। इस वाद की सुनवाई 13 जजों के संवैधानिक पीठ ने की थी। केशवानंद भारती वाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसे संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को रेखांकित किया गया था। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है याद रखना कि संविधान के को रेखांकित किया गया था, ठीक है, कि किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए। बारह नंबर पे, ओ सॉरी 11 नंबर डबल हो गया, 12 नंबर पे आ जाए। किस राज्य की सरकार ने ब्राह्मण सारथी योजना शुरू की है? ब्राह्मण सारथी योजना शुरू की है, तो ये शुरू किया गया है असम के द्वारा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इसका जैसे डिस्कस हो रहा है, तो आप असम अगर डिस्कस हो रहा है तो यहाँ का आप राज्य, राजधानी उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, ठीक है, इसका कम से कम आप ध्यान रखेंगे या इसे कोशिश करेंगे कि आप जब सेट बना रहे हैं तो वो नोट कर ले। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में ब्राह्मण सारथी योजना के तहत महिला और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सेवा के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाया था, ठीक है। यह मुख्य परियोजना जो है परिवहन सेवा गुवाहाटी में पहली बार शुरू की गई है, जो वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए काफ़ी मदद पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाए 13 नंबर पे। सूर्यास्त कानून किसकी एक अनिवार्य विशेषता थी? तो ये अनिवार्य व्यवस्था थी जमींदारी प्रणाली की, ठीक है। जमींदारों को सूर्यास्त से पहले पूर्व निर्धारित तिथि पर किसानों को एकत्र राजस्व का भुगतान करना पड़ता था, जिसे न देने वाले को भूमि से अपने स्वामित्व के अधिकार खो देता था। जो नहीं देता था वो अपने भूमि का स्वामित्व जो है खो देता था। कुबूलियत प्रणाली शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान लागू की गई थी, जिसमें किसानों को पट्टा यानी उपाधि, विलेख भी बोलते हैं, और कुबूलियत समझौते का एक कार्य को बोलते हैं दिया गया था, और कर सीधे उनसे वसूले जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए। देखिए हो क्या रहा है कि डिटेल में डिस्कशन करने में वीडियो तो ये तो समझ के चलिए कि काफ़ी लंबा बनने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर मात्र डिस्कस किए हैं हम कि 13 नंबर पर वीडियो लगभग 14 मिनट का बन चुका है। निम्नलिखित में 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य रूप से पौधा का प्रजनन अंग है? तो ये जो है प्रजनन अंग फूल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं आगे। टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूरे देश में महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिशत में बिहार का क्या स्थान है? देखिए ये क्वेश्चन VVI रखें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो फिर से पढ़ देते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूरे देश में महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिशत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है, ठीक है। हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है, हिमाचल प्रदेश आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में। हिमाचल प्रदेश में 19.15% है,
18.78% के साथ चंडीगढ़ जो है तीसरा नंबर पर बना हुआ है, और 18.5% के साथ महिला कर्मी पुलिस कर्मियों के साथ तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु चौथी स्थान पर बरकरार है। तो फर्स्ट स्थान बिहार का है। ठीक है, कितना परसेंटेज है? तो 25.3%। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सी 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी माध्यमिक पूंजी बाजार की विशेषता है? देखिए विशेषता इसमें क्या है, यह तरलता उत्पन्न करता है, इसमें दीर्घकालीन निवेश के लिए पसंद किया जाता है, और यह एक माध्यम द्वारा किया जाता है, यह एक निवेश को बढ़ावा देता है। तो ये जो है सभी जो है द्वितीयक पूंजी बाजार की विशेषता है। ठीक है, इसके अनुसार आप ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे याद रखें, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है, देश दिया है, राजधानी आपको बताना है। कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, देश है, प्रधान मतलब कोई देश में प्रधानमंत्री भी होता है, कभी कहीं कहीं राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, तो वो पूछ लिया जाता है, और इससे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का करेंसी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और उससे जो बाउंड्री जो टच करता है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि मसेरू किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है लीसोथो का। ठीक है, लीसोथो का राजधानी है, और थोड़ा टफ होता है याद करना, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से कम एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो मसेरू लेसोथो की राजधानी और सबसे बड़ा केंद्र है। यह फ्री स्टेट प्रांत है, दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा के पास कैंडल नदी के बाएं किनारे है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के पास कैलेडन नदी के बाएं किनारे में पड़ता है। 1869 में सोथो राष्ट्र के प्रमुख मेसोसो ने अपनी पहाड़ी गढ़ थबा बोसियू के पास शहर की स्थापना की थी। 19वीं सदी की कुछ इमारतें अभी भी शेष बचा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 18 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि मध्यकालीन भारत में लैटिना, रेखा प्रसाद और फमसाना जैसी संरचनाओं का उपयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था उत्तरी भारतीय मंदिर जो हुआ करता था उसमें इसका उपयोग। नगर शैली में मंदिर का शिखर जो है घुमावदार गुंबद हुआ करता था। शिखर के रूपाकार के आधार पर नागर मंदिरों के कई उप श्रेणियाँ होती थी। साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता था। ठीक है, और उसकी दीवारों के भीतर घूमकर छोटी एक बिंदु मिल जाती थी, जिसे लैटिना या रेखा प्रसाद कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। देखिए जितना बोलते हैं उतना लिखना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए कम से कम सुन के भी याद रखें। जैसा कि आप देखे होंगे कि सुन के एक लड़की जो है बिग बॉस में 1 करोड़ की बिग बॉस बोल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की विजेता बनी थी। सिर्फ सुन के प्रश्न उनको याद था। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाए कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2017 से 2018 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना था? तो बेरोजगारी दर 7.2 था। प्रेजेंट का आप गूगल के सहायता से इसका पता लगा लेंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 20 नंबर पे। 20 नंबर कह रहा है कि न्यायपालिका के संबंध में कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है गलत कथन है, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने के लिए क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसके अनुसार गलत ही चुनना था। तो ये इसका कि मौद्रिक नीति एमएसपी क्या तय करती है, इनमें से क्या तय करती है। तो रेपो रेट भी तय करती है, तरलता समायोजन सुविधा भी तय करती है, रिवर्स रेपो रेट भी तय करती है, सीमांत सुविधा भी, अस्थायी सुविधा भी तय करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार एक से अधिक आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 22 पे। 22 कह रहा है कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेंड किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में आप जानते हैं कि उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 को हुआ। ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील है तो विटामिन बी है, और विटामिन सी भी होता है, तो सी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसके अनुसार विटामिन बी होगा। और विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है, इसका भी डिस्कशन हम पीछे किए हैं बायोलॉजी के चैप्टर में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील है क्योंकि ये एक ही समूह के होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिनों को शरीर में संग्रहित B12 को छोड़कर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जल में घुलनशील बी और सी है। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 24 में निम्नलिखित में कौन एक भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है। तो ये विंध्य भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है। जैव विविधता हॉट स्पॉट एक जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? जैव भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें जैव विविधता के वे महत्वपूर्ण स्तर शामिल होते हैं जिन्हें विनाश का खतरा होता है। जिसे विनाश का खतरा होता है वो इसमें शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए वनों को जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। भारत में बायोडाइवर्सिटी जो है हॉट स्पॉट है। हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदालैंड तथा पश्चिमी घाट, इन स्थानों पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 25 में। 25 कह रहा है कि वाहन मास्टर क्लास नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, एक इतालवी लेखक अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों और यंग ऑडियंस के लिए अपनी नई पुस्तक वाहन मास्टर क्लास लॉन्च की थी। यह पुस्तक जो है स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अल्फ्रेडो ने हमारे भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि रखते थे, जिसने उन्हें भारतीय बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया था।
ठीक है, तो ये इसी पे आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 26। निम्नलिखित में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बगैर डिटेल में डिस्कस किए ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि जब भी डिटेल में डिस्कस करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अभी 25 मिनट प्लस कर चुका है, यानी कह सकते हैं कि तकरीबन 1 मिनट में एक क्वेश्चन ही डिस्कस हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जनपद एक उत्पाद नाम का जो अभियान है शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, एक जनपद एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी एक जनपद और एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के उन विशिष्ट शिल्प कलाओं को एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे कि प्राचीन एवं पौष्टिक कला नमक चावल, दुर्लभ एवं अकल्पनीय गेहूं शिल्प, विश्व प्रसिद्ध चिनकारी, कपड़ों पर जरदोजी का काम, मृत पशु से प्राप्त सींगों व हड्डियों से अति जटिल शिल्प कार्य जो हाथी दांत का प्रकृति अनुकूल विकल्प है इत्यादि। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अरे यार पेंसिल भी वर्क नहीं करा। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अच्छा उदाहरण है, तो अर्धचालक का सबसे बेस्ट उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 28 पे। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो ये था बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड जो है बिहार का सबसे पहले अंग्रेजी पत्र था, और ये 1875 में 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आगे देखें 29। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पटना कलाम जर्नल से संबंधित है, ये कथन इसमें असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 30 पे। 30 का स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सबसे अच्छा समझाया जा सकता है, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ठीक है, समझा जा सकता है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण प्रशासनिक स्थानीय इकाइयों के लिए क्रियान्वित अर्थपूर्ण प्राधिकरण है जो स्थानीय नागरिकों के लिए सुगम और उत्तरदायी है। पंचायत और नगर पालिका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर दिल्ली स्थापत्य कला से। हालांकि शुरुआत में क्या हुआ कि मुस्लिम वास्तुकला न्यून और सुशोभित थी। ठीक है, समय के साथ सघन और ठोस होती चली गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनाई गई मुस्लिम इमारतें इस प्रकार के वास्तुकला का क्या था, उदाहरण था, और इस शैली का उपयोग दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता था। इसीलिए इसे दिल्ली शैली के नाम से भी, दिल्ली शैली के वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 32 पे। भुगतान शेष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पूंजी खाते का भाग नहीं है? तो ये है अदृश्य व्यापार, निर्यात, आयात, ये खाते का भाग नहीं। ये सब क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 33 पे। एन.के. सिंह समिति संबंधित है, तो ये संबंधित है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के से। ठीक है,
FRBM अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 2016 में क्या हुआ, 2016 में एनके समिति गठित किया गया था। इसने सिफारिश की कि 31 मार्च 2020 तक के वर्षों में जीडीपी के 3% के वित्तीय घाटे को लक्षित करना चाहिए। बाद में 2021 से 20 से 21 में 2.8% और 2023 नंबर आ जाए 34 पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म के लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8वां राज्य बन गया है? तो ये 8वां राज्य बन गया है केरल। केरल राज्य अपने वित्त विभाग के व्यय विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया। राज्य ओपन मार्केट बोरोइंग के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 35 कर रहा है कि केंद्रीय बजट का उल्लेख डैश अनुच्छेद में मिलता है। तो ये अनुच्छेद 112 में इसका जिक्र किया गया। भारतीय संविधान के 112 अनुच्छेद संख्या 112 के अनुसार एक वर्ष की केंद्रीय बजट की वार्षिकी वित्तीय वितरण कहा जाता है। फिर से सुने, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिकी वित्तीय वितरण कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगला 31 मार्च तक समाप्त हो जाता है, में सरकार की अनुमतियां, प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 36 पे कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद संख्या है 244। ठीक है, अनुच्छेद 244 क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है। संविधान जो है राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है और राष्ट्रपति इस प्रकार के क्षेत्र को बढ़ा सकता है और घटा भी सकते हैं या सीमा में फेरबदल भी कर सकते हैं। वह राज्यपाल के परामर्श के बाद इस तरह के पदनाम को रद्द कर सकता है या अनुसूचित क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए नया आदेश जारी भी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्द्र भूमि नहीं है? तो ये पश्चिमी घाट को आर्द्र भूमि के श्रेणी में नहीं रखा। वेटलैंड आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो मौसम व अस्थायी रूप से जल में संतृप्त व आच्छादित रहता है। वेटलैंड दिवस हर साल जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी याद रखें, कभी कभी यहाँ से भी पूछ दिया जा सकता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र में तराई, दलदल, मार्शेस और मैंग्रोव सम्मिलित है। पश्चिमी घाट एक आर्द्र भूमि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 38 पे। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस की शुरुआत जो है 4 जनवरी 2019 में पहली बार हुआ था। इसकी पहल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को इस दिन में मनाया जाता है। नेत्रहीनों को सम्मानित और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना। नेत्रहीनों को सम्मानित करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना। ब्रेल एक लेखन विधि होता है
लेखन विधि है जिसके द्वारा एक अंधा व्यक्ति पढ़ और लिख भी सकता है। ये इस तरह उभरे हुए अक्षर हैं जिन्हें अंगुलियां से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित जानकारी हमने आपको दिया। क्वेश्चन नंबर आ जाए 39 पे। उत्खात भूमि स्थलाकृत और रेत के टीले किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो ये जो स्थलाकृति है ये पानी अपवर्दन, अपवर्दित शुष्क भूभाग और निपेक्षण शुष्क भूभाग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध के साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त हुआ है शिलालेख 13। शिलालेख 13 प्रसिद्ध मौर्य राजा जो है अशोक का कलिंग युद्ध 261 से 260 ईसा पूर्व प्रारंभिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता था। इस युद्ध में विलक्षण प्रमाणों को अशोक ने अपने मुख्य शिलालेख 13 मेजर रॉक में प्रस्तुत किया था, जिसके सौराष्ट्र के जूनागढ़ के पास गिरनार के पास स्थापित किया गया था, जो अब उत्तराखंड के देहरादून के कलासी में पाकिस्तान के पवेश्वर जिले के खत्म करते हैं वीडियो को। इसका सेकंड और थर्ड जो भी पार्ट आएगा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका उपलब्ध करा दिया जाएगा, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तकरीबन 37 मिनट का बन चुका। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।